अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बड़े एक ख़ास मौजू के ऊपर बात करेंगे जी। सीमेन इन्फेक्शन के ऊपर, पस सेल्स का सीमेन के अंदर आना और बार बार की ट्रीटमेंट के बावजूद पस सेल्स का ख़त्म ना आना, उसकी वजूहात, उसकी डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या क्या केयर एंड प्रिवेंशन हम कर सकते हैं जिनसे हम इस तरह की इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में जो केसेस हमारे पास आते हैं, सीमेन रिपोर्ट्स के केसेस, सीमेन रिपोर्ट्स पेशेंट्स लेके आते हैं। उनके पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है सीमेंस का, सीमेन रिपोर्ट का, सीमेन एनालिसिस का, कि डॉक्टर साहब देखें, ये मैंने टेस्ट रिपोर्ट करवाई, ये भी करवाई, ये मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया, ये फ़लाँ डॉक्टर के पास गया, ये कभी इन्फेक्शन ख़त्म होती ही नहीं है, मेरे पस सेल्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मेरी जो है स्पर्म मोटेलिटी जो है और शेप, उस जो शक्ल सूरत स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी, वो भी इसमें डिस्टर्ब रहती है। कभी ठीक हो जाती है, कभी फिर से ये इन्फेक्शन हो जाती है। मैं बड़ा परेशान हूँ, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि जब आपकी सीमेन इन्फेक्शन जो है, पस सेल्स जो है, वो आपकी ट्रीटमेंट के बावजूद, एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बावजूद वहाँ से सीमेन से आपके पस सेल्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो क्या वजूहत हो सकती हैं और उसकी हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। मैं एक सरसरी सा जायज़ा लूँगा और जो प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स या होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं, वो उनके लिए समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और मेरे इस आज की वीडियो से इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। और जो पेशेंट्स मुझे सुन रहे हैं जिनके साथ ये इश्यूज़ हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है आ, अपने फिजिशियन, अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाके कंसल्ट करें, या ऑनलाइन आप हमसे अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपरली अपॉइंटमेंट लेके अपनी रिपोर्ट्स के साथ हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हमारी वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज हर वक्त जो है 24/7 जो है अवेलेबल रहती है। तो सीमेन के अंदर पस सेल्स के जो आना है जी, इसमें 4%, 5% अगर पस सेल्स हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये पस सेल्स 5 to 10%, 10 to 12% है तो ये एक मसला है, एक साइन ऑफ इन्फेक्शन है। और इस रिपोर्ट के साथ जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको डायरेक्ट वापस भेजता हूँ, चाहे आप अपना एक स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड भी करवा के आएँ, क्योंकि जिनके पस सेल्स 6 to 7, 10 to 12% होते हैं, 15% होते हैं, इसमें चांसेस होते हैं कि उनको वेरिकोसील ग्रेड 2, ग्रेड 3 का इशू भी है। इसके अलावा पस सेल्स के अंदर अगर पस सेल्स के साथ साथ आरबीसीज भी आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स भी आ रहे हैं, तो ये एक साइन होता है इंटरनल इंजरी का। किसी वजह से इंजरी है, कोई अंदर किसी वजह से जो है वहाँ से ब्लड की जो है जो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग है, जिसकी वजह से अंदर से पस सेल्स आ रहे हैं। तो ये यूथराइटिस, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन में, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट की इन्फेक्शन में, एपिडिडमाइटिस, ठीक है, उसकी इन्फेक्शन होती है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स, उनकी इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये जो मैंने आपको पस सेल्स की जो मैंने बताया कि पस सेल्स अगर आ रहे हैं आपके सीमेन के अंदर, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो, जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। हो सकता है आपको यूरेथ्रा की इन्फेक्शन हो, जिसको यूथराइटिस कहते हैं, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन। इसके बाद पीछे जाए तो टेस्टिस के ऊपर एक नाली होती है, गदूद होता है, जिसको एपिडिडमिस कहते हैं, जहाँ पे आपके स्पर्म्स जो है मेच्योर होते हैं और स्टोर होते हैं।
अगर यहाँ पे सोजिश है तो उसको एपिडिडमाइटिस कहते हैं। इसके बाद जो प्रोस्टेट के साथ सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, जो कि आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड 60% जो है वो आपका सेमिनल वेसिकल्स और 40% आपका प्रोस्टेट आपका क्रिएट करता है। जो आपकी सीमेन का जो फ्लूइड होता है, जो स्पर्म रिलीज होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो स्पर्म्स की खुराक जो होती है उनकी ज़िंदा रखने के लिए एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एक फ्लूइड चाहिए होता है सीमेन का, जिसके अंदर आपके स्पर्म जो है फ्लो करके तैर के जाते हैं। तो उसको प्रोड्यूस करते हैं जी आपके दो ग्लैंड्स। एक है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो 40% प्रोस्टेटिक फ्लूइड आपका प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स है जो कि आपका 60% प्रोस्टेटिक जो आपका सेमिनल फ्लूइड जो है वो आपका प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये जो टेस्टिस के अंदर आपकी स्पर्म्स को लेके आने वाली नालियाँ हैं, इनकी इन्फेक्शन, इनकी ब्लॉकेज, प्रोस्टेट की इन्फेक्शन, ठीक है जी, और एपिडिडिमिस की इन्फेक्शन, ये आपकी काज होती है आपकी सीमेन के अंदर पस सेल्स आने की। अब पस सेल्स जो आ रहे हैं वो देखना पड़ता है कि ये पस सेल्स किस टाइप के जर्म्स की वजह से, किस टाइप के जो उसके अंदर जो जर्म्स है किस टाइप के, आया वो वायरल इन्फेक्शन है, आया वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आया वो फंगल इन्फेक्शन है। ये 3 तरह की इन्फेक्शन हो सकती हैं जिसकी वजह से वो पस सेल्स आ रहे हैं। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पेशेंट को कहते हैं इसका आप सीमेन का कल्चर करवाएं। तो सीमेन के कल्चर में हमें पता चलता है कि अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है तो किस टाइप की है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके हिसाब से एंटी बैक्टीरियल जो ऐसी मेडिसिन, ऐसी एंटी मैज़मेटिक मेडिसिन हम उस वक्त तजवीज़ करते हैं जो उसकी बैक्टीरिया को, वहाँ से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का सबब बनती है। इसके बाद जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेक्शुअल ट्रांसमिटेड भी हो सकती है, एसटीडी भी हो सकती है, और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई की वजह से भी हो सकती है, ठीक है जी। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी। दूसरी आपकी फंगस जो है, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें फंगस है, उसके एंटी फंगल इन्फेक्शन जो है मेडिसिन जो होती है वो हम तजवीज़ करते हैं। उसके बाद तीसरी जो मैंने काज बताई आपको, एसटीआई, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एड्स और एचसीवी जो इन्फेक्शन जो है वो उसकी काज बन सकती है। तो ये चीज़ें कल्चर में पता चलती हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है सीमेन रिपोर्ट लेके, पस सेल्स की रिपोर्ट लेके, तो फिर उसको स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड और सीमेन कल्चर आपने लाजमी रिकमेंड करना है। फर्स्ट विजिट में इसको बोलें कि आपने जाए पहले आप स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड भी करवा के आए, और आपने सीमेन एनालिसिस करवाया तो सीमेन कल्चर भी करवाए। जब ये आपके पास रिपोर्ट आएगी तो फिर आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। आप इसमें देखेंगे इसमें वेरिकोसील है, इसमें हाइड्रोसिल है, इसमें कोई सिस्ट है, इसमें कोई ट्यूमर है, इसमें कोई प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है, इसमें कोई एपिडिडिमाइटिस का केस है, या जो टेस्टिस के अंदर जो नालियाँ हैं उनकी कोई इन्फेक्शन है। जो भी इश्यू होगा आपके पास दूध का दूध और पानी का पानी होकर आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके मुताबिक आप जब टारगेटेड ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, सही निशाना लगा के, तो वो इन्फेक्शन खत्म होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है कि जब आप कल्चर के बाद भी ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, फिर भी आपकी वहाँ पे कल्चर के मतलब है कि तशखीस के बाद ये भी आपने तशखीस कर लिया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपने एंटी बैक्टीरियल उसकी ट्रीटमेंट रिकमेंड की, फंगस है तो फंगस के लिए आपने ट्रीटमेंट दी, अगर एसटीडी है, एसटीआई है तो उसके लिए आपने ट्रीटमेंट दी, लेकिन फिर भी आपके वहां से पस सेल्स नहीं जा रहे हैं, तो यहां पे क्या करना है। अगर ये बड़ा याद रखने वाला पॉइंट है कि अगर आपके पेशेंट उसके पस सेल्स, आपने मेडिसिन उसको दी, उसके कल्चर के बाद उसको आपने ट्रीटमेंट दी, 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते में उसने मेडिसिन खाई और उसके बावजूद वहां से उसके पस सेल्स खत्म नहीं हो रहे हैं। अब ये जो पस सेल्स होंगे कम से कम 20 से 22%, 30%, 50% हो सकते हैं। ये सीवियर इन्फेक्शन जो आपकी ट्रीटमेंट से, आपके एंटीबायोटिक से,
आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से, आपकी एंटी मैज़मेटिक मेडिसिन से भी नहीं जा रही है, तो यहाँ पे आपने अपने पेशेंट का शुगर का टेस्ट करवाना है। उसका HbA1c जो 3 मंथ्स का इसका टेस्ट है वो आपने करवाना है। तो ये आप देखेंगे कि जब आपके पेशेंट की इन्फेक्शन जो है वो नहीं जा रही है, उसके पस सेल्स नहीं जा रहे हैं, आपने तमाम तरह के ट्रीटमेंट दे ली, आपने तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स दे लिए, लेकिन वहां पे स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं पस सेल्स, तो देयर आर चांसेस 100% कि आपके पेशेंट डायबिटिक है। जब आपके पास उसकी HbA1c की रिपोर्ट आएगी तो उसका HbA1c मोर देन 7 होगा, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो जब आपका पेशेंट डायबिटिक होगा तो शुगर की वजह से आपकी वो इन्फेक्शन जो है क्योर नहीं हो रही है। तो सब जानते हैं कि जब पेशेंट डायबिटिक हो, उसको शुगर हो, तो उसकी इन्फेक्शन चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट हो, चाहे जेनिटल ट्रैक्ट हो, चाहे उसके सीमेन के अंदर जो है उसकी इन्फेक्शन हो, वो उस तरीके से क्योर नहीं होती, उस तेजी से क्योर नहीं होती जब तक कि आप उसकी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो यहां पे आपने फिर सारी ट्रीटमेंट छोड़ के सबसे पहले अपने पेशेंट की जो ब्लड शुगर है उसको नीचे लेके आना है, उसका HbA1c बिलो देन 6 लेके आना है। तब जाके आपकी जो एंटीबायोटिक है, आपकी जो एंटी मैज़मेटिक मेडिसिन है, आपकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, वो वहां पे वर्क करेंगी। तो यहां पे शुगर के जिन को बंद करना, कंट्रोल करना जरूरी है। तो पेशेंट को आपने फिर इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज, स्पेशलाइज डाइट प्लान आपने रिकमेंड करना है। उसके तमाम तरह के कार्ब, उसके जो सीरियल्स हैं, अनाज है, उसके चावल, उसके रोटी, वो आप इसके बंद कर दें, बेकरी प्रोडक्ट्स बंद कर दें। ठीक है जी, जो वो अनाज ले रहा है, उसकी सीरियल जो है उनको आप बंद करें, उसके चावल बंद करें, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, हाई ग्लाइसेमिक लोड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो खाने हैं आपने उसको बंद करवाने हैं। वहाँ पे आप उसकी अपनी काउंसलिंग करनी है, उसको बताना है कि कौन सा खाना आप खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं, कौन सी चीज़ आपने उसको हाथ भी नहीं लगाना। तो यहाँ पे केयर और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट आपने उसको रिकमेंड करनी है। जब तक पेशेंट अपनी ग़िज़ा पे कंट्रोल नहीं करेगा, उसकी शुगर लेवल नीचे नहीं आएगा। जब शुगर लेवल उसका नीचे नहीं आएगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर उसकी तब तक इन्फेक्शन नहीं खत्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट की काउंसलिंग, उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है ताकि मरीज को यह पता लग जाए, उसका दराक हो जाए, उसके अंदर अवेयरनेस आ जाए कि ये चीज़ मैंने खानी है तो कितनी खानी है, कब खानी है, ये चीज़ मैंने इसको हाथ लगाना भी है कि नहीं। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का कट ऑफ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पानी वाले रोजे, ठीक है, वो भी हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट मोटा है, उसका वजन कम करना भी ज़रूरी है, उसको प्रोटीन दें, आप प्रोटीन डाइट दें, लेकिन उसके कार्ब आपने कंप्लीट बंद करने हैं ताकि उसकी जो शुगर लेवल जो एकदम से बूस्ट करता है, ज़्यादा है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उसका वो नीचे आए। उसका शुगर जब कंट्रोल होगा तो फिर उसकी वो इन्फेक्शन भी जो है वो कंट्रोल होगा और क्योर होगा। तो आज ये बात आप ये जान लें कि जब आपका पेशेंट किसी भी तरह की मेडिसिन से क्योर नहीं हो रहा, उसकी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रही, उसके पस सेल्स ख़त्म नहीं हो रहे, तो उसकी इन्फेक्शन की वजह उसकी अनकंट्रोल शुगर है। तो शुगर को भी आपने कंट्रोल करना है, लाइफस्टाइल के साथ, मेडिसिन के साथ, केयर के साथ, प्रिवेंशन के साथ। जब ये कंट्रोल हो जाएगी तो फिर आपकी डेफिनेटली इंशाल्लाह आपकी जो वो पस सेल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे जब फिर आप उसको मेडिसिन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आज का ये वीडियो आपके लिए मुहावन होगा, साबित हुआ होगा। अगर आपका कुछ सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी रिपोर्ट, अपनी हिस्ट्री के साथ एक अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और तफसील के साथ, आराम के साथ जो है आप हमसे कंसल्ट करें और उसके बाद जो है टाइमली फॉलोअप करें ताकि आपको जो है आपका मसला जो सालों महीनों पुराना है वो ख़त्म हो और आपकी ज़िंदगी में बहार आए। तो हम कहते हैं जी, चले हमारे संग, होम्योपैथी के संग चले आप और
अपनी ज़िंदगी में रंग भरें, अपनी ज़िंदगी में रंगीनियाँ लेके आएँ, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएँ, अपनी ज़िंदगी में रौनकें लेके आएँ। ज़िंदगी में रंग, होम्योपैथिक सन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।